हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स को कंप्लीट कर लिया था, उसकी कंप्लीट थियरी, उसके हर एक टॉपिक को कवर कर लिया था, मेन और एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमारा आज का डिस्कशन होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज। अगर कोई मूविंग चार्ज होता है, हम लोगों ने पढ़ा था मूविंग चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कैसे बनाता है उनका डिस्कशन करेंगे। फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, दो अगर मूविंग चार्जेस होते हैं तो उनकी वजह से फोर्स कैसे काम करता है। बायोट-सैवर्ट लॉ देखेंगे, करंट कैरिंग वायर कितना फील्ड बनाता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से देखेंगे हम। साथ में देखेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, और वहां पर डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखी जाती है। तो अगर मूविंग चार्ज की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहले क्लास में कि मूविंग चार्ज की बात जब भी हम कर रहे होंगे तो किसी ना किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पर चार्जेस मूविंग ही होंगे। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर चार्ज मूविंग है, इस केस में क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं ई वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखो ई की वैल्यू, वो क्या लिखी जाती है, याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिखते हैं हम लोग q बाई आर क्यूब इंटू में आर वेक्टर लिखा जाता है। ये एक्सप्रेशन होता है, याद होगा, ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है क्यों, उससे आर डिस्टेंस पर या आर वेक्टर डिफाइन किया जाता है, आर वेक्टर डिफाइन किया गया, ये पी पॉइंट पर फील्ड कितना बनेगा उसका एक्सप्रेशन लिखा गया है, फील्ड एट पॉइंट पी। इसी तरह से अगर लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाए बी एट पॉइंट पी, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाता है म्यू नॉट, जैसे यहां पर लिखा जाता है वैसे सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहां पर लिखते हैं हम लोग क्यों, डिवाइडेड बाय में आर क्यूब लिखा जाता है, यहां लिखते हैं वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सपेरिमेंट से निकल के आया है। ये तो हम लोगों ने डिराइव किया था, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक्सपेरिमेंट से निकल के आया, जैसे वहां पर QVB sin थीटा निकल के आया था जब फोर्स पढ़ रहे थे, वैसे यहां पर कोई मूविंग चार्ज अगर है तो उस केस में क्या मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पर लिखा जाता है Q बाई आर क्यूब, यहां पर लिखते हैं V वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा जाता है। अगेन यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है वो तो हम लोग जानते थे, एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और बात करें यहां पर म्यू नॉट क्या होता है, तो ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और बेसिकली वैक्यूम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अगर इनकी यूनिट लिखें, वैल्यू लिखें, तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू लिखी जाती 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। एसआई सिस्टम में लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये एसआई सिस्टम में वैल्यू होती है, इतनी वैल्यू लिखी जाती है इस म्यू नॉट की। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई, याद रखना है इसे। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो जानते कितनी होती है, यहां लिखना चाहो तो लिख लो, एप्सिलॉन नॉट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। ये हमारे पास वैल्यू किसकी हो गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। तो जब भी कभी कोई मूविंग चार्ज होता है और मूविंग चार्ज है अगर, तो उस केस में क्या होगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस कर रहे थे कि अगर रेस्ट पर चार्ज है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मूविंग चार्ज होगा, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इन दैट केस वो क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कितना बनाएगा, वो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, इतना बनाएगा। अगर ये एक्सेलरेट करने लगता है तो भी देखा था हम लोगों ने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। वो कैसे रेडिएट करता है, जब ईएम वेव पढ़ेंगे वहां पर देखा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। लेकिन अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो बेसिकली डिस्कशन हमारा इस फार्मूले के ऊपर है कि मूविंग चार्ज, अगर कोई मूविंग चार्ज है तो वो कैसे फील्ड बनाता है, वो इस एक्सप्रेशन से लिखा जा सकता है।
अलग अलग पॉइंट्स पर इसका डिस्कशन करते हैं। यहां पर देखो एक चार्ज क्यों है, इधर v वेलोसिटी से चल रहा है, एक पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर इधर डिफाइन किया गया है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करता है, सर्कुलर पाथ में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ये ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्किल में जो रहता है फील्ड वो यूनिफॉर्म रहता है, मतलब जब तक इस सर्किल में रहेंगे हम तब तक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। और अगर इस लाइन पर चल रहे होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और इस लाइन के इस तरफ चलेंगे थीटा की वैल्यू निकल के आएगी पाई, और इसके परपेंडिकुलर चलेंगे थीटा की वैल्यू 90 निकल के आएगी। स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, तो स्पेशल केस ये है कि अगर कोई चार्ज है, मूविंग चार्ज है, वो फील्ड बना रहा, तो फील्ड कहां होगा और कहां नहीं होगा ये डिस्कशन है हमारा। तो अगर मूविंग चार्ज फील्ड बनाएगा, यहां पर ये मूविंग चार्ज थीटा एंगल बना रहा है, तो पहला केस है ए पॉइंट एफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और यहां पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब जिस लाइन के अलाउंग ये पार्टिकल चलेगा उस लाइन पर अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए और उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो इस पर थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होगा, क्योंकि राइट साइड वाली इस लाइन पर, और पाई का मतलब ये होगा इसके लेफ्ट साइड में। तो जब ये ऐसा होगा तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, यहां से देखो b जो लिखा जाएगा वो क्रॉस लिखा जाएगा, और 180 और पाई के केस में क्रॉस की वैल्यू 0 निकल के आती है। इसका मतलब कोई भी फील्ड यहां पर नहीं बनेगा, फील्ड 0 बनेगा। ठीक है, अगला डिस्कशन हमारा क्या हो सकता है, बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट होगा एफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो उस केस में जो लिखा जाएगा बी, वो क्या होगा, मैक्सिमम लिखा जाएगा। बी क्या होगा, मैक्सिमम लिखेंगे हम, बी मैक्सिमम लिखा जाएगा। और बी मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, तो बी मैक्सिमम को लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां पर लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाय में आर क्यूब बनेगा, यहां पर v इंटू में आर इंटू में साइन थीटा बन जाएगा। सही है, और अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 रख देंगे, यहां पर रख भी दो, साइन 90 रख देंगे, तो उस केस में यहां से जो बी मैक्स निकल के आने वाला है वो कितना होगा, बी मैक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां पर लिखेंगे क्यू वी डिवाइडेड बाय में बन जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आएंगे बी के मैक्सिमम वैल्यू के। तो जब भी कभी कोई पार्टिकल चल रहा होगा तो उसके लाइन ऑफ मोशन के ऊपर अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाएगा तो उसके ऊपर फील्ड 0 बनेगा। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट और लिख लो, सी पॉइंट। पॉइंट सी क्या है, सी पॉइंट है B is uniform, B is uniform at every point of the circumference of the circle passing through पॉइंट P। जो P से जाने वाला पॉइंट है उसके हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो ये R जो होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है ही, तो B जो होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो उसके लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाकर के अगर कोई सर्किल अज्यूम करते हैं हम, उस सर्किल के हर एक पॉइंट के ऊपर B की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो ये हो गया सी पॉइंट जो बताता है बी सेम रहेगा सर्किल के सरकमफेरेंस के ऊपर। ये थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री बताता है लाइन ऑफ एक्शन। यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, लाइन ऑफ मोशन की बेसिकली बात कर रहे होंगे, तो लाइन ऑफ मोशन के लिए जो बी लिखा जाता है वो 0 लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था। 90 डिग्री का मतलब यह है कि 90 डिग्री के केस में जो बी बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा। अगर जनरल कंडीशन के लिए इसे जनरलाइज कर दें तो क्या बनेगा, यहां पर जो बी निकल के आएगा उसे लिखा करेंगे हम लोग म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां पर लिखेंगे क्यू, यहां क्या लिख क्यू बाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर, ऐसा लिख लो जनरलाइज करके। ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा
मैग्नेटिक फील्ड का मूविंग चार्ज की वजह से। तो अगर चार्ज कोई मूव करता है तो उस केस में कितना फील्ड बनेगा, वो इस फार्मूले से दिया जा सकता है। यहां पर थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसके और एरिया जहां पर वेलोसिटी है इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा, वही साइन थीटा लिखा गया। ये एक्सपेरिमेंट से निकल के आया, इसको हम डेराइव नहीं कर रहे। यहां पर एक्सप्रेशन निकल के आया कि जब भी कभी कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट के ऊपर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो चार्ज अगर मोशन में है तो भी बनाएगा और चार्ज अगर रेस्ट पर होगा तो भी ये फील्ड बनाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं चार्ज मोशन में होता है तो मोशन के लिए केवल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी और यहां पर कुछ डिस्कशन किया गया। यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी लिखी जाती है और यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू इतनी लिखी जाती है। एक छोटा सा पॉइंट और है, यहीं पर देख लो। अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पॉइंट है वो? पॉइंट है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखते हैं हम लोग 9 × 10⁹ लिखा जाता है। और यहां पर अभी देखा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई की वैल्यू देखें तो क्या बन जाएगी 10⁻⁻⁻⁷। ऐसा ही सिस्टम में है सब। यहां पर ये किस में आएगा तो ये वैल्यू लिखी जाएगी, ये वैल्यू बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और यहां पर ये वैल्यू भी हम लोगों ने देखा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ऐसा बना। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो क्या बनेगा, यहां से इन दोनों को डिवाइड करवा दो। डिवाइड करवाएंगे तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई बाई म्यू बन जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू यहां बनेगा 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, देखो बनेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻, ये बन जाएगा 16 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर और जो ब्रैकेट में लिखा वो क्या है सी स्क्वायर ही तो लिखा है। तो यहां से एक और फार्मूला निकल के आता है कि जब भी कभी हम बात कर रहे होते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये निकल के आ जाएगा किसके बराबर, सी स्क्वायर के बराबर निकल के आता है। ये फार्मूला ध्यान रखना है। ये क्या है फार्मूला, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। जब भी यूज करना पड़े ये यूज कर सकते हैं। अगर यहां पर जनरलाइज करके लिख देते हैं कि v लिखा जाए तो उस केस में क्या लिखेंगे किसी मीडियम के अंदर, तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा जाएगा। सभी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे क्या। ये अगर वैक्यूम की परमिबिलिटी है तो उस केस में क्या होगा, म्यू आर जो लिखा जाएगा म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, और रिलेशन वही आता है जो म्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है या म्यू आर जो लिखा जाता है उसे लिखते हैं म्यू डिवाइडेड बाय में म्यू नॉट। सेम रिजल्ट जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं वही रिजल्ट यहां पर काम आने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने यहां देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है चार्ज अगर रेस्ट पर होता है, मोशन में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कितना बनता है एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया और यहां पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन यहां से लिखना सीख लिया। यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट निकल के आएगी। यहां पर हम लोगों ने स्पेशल केस देख लिए कि कैसे कैसे ये केसेस बनेंगे, हर एक केस को कवर कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर दो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में इनके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे उनका एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहला काम ये देखो, ये चार्ज मूव कर रहा है, सही है, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में दिया गया है, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, ऑफ कोर्स 90 डिग्री बनेगा। तो अगर 90 डिग्री बनेगा तो इसकी वजह से वहां पर जो फील्ड लिखा जाएगा वो किधर लिखा जाएगा, V क्रॉस R से लिखते हैं। तो V इधर R वेक्टर उधर है तो कहां बनेगा, थंब, अंदर की तरफ थंब जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो फील्ड ये बनाएगा चार्ज वो अंदर की तरफ, ये जो बनाएगा वो बाहर की तरफ, ये दिखाया है। ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहां पर ये R लिखा गया, R वेक्टर जिसकी तरफ चाहो उसकी तरफ डिफाइन कर लो। इसके लिए डिफाइन करेंगे उधर की तरफ होगा, इसके लिए करेंगे इधर की तरफ। ये V1 V2 और Q1 Q2 दिए गए। अब यहां से ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q1 की वजह से क्या होगा,
फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 क्या लिख सकते हैं, यहां पर फोर्स लिखा जाएगा 2 पर, लगाएगा 1, वेक्टर फॉर्म में लिखो, लिखेंगे ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, Q लिखा जाता है तो Q की जगह Q2 लिख दो, और यहां पर लिखा जाता है V क्रॉस B लिखा जाता है, बोलो होता है ना ऐसा, यहां पर V कौन सा होगा, 2 वाले का होगा तो वेक्टर लगा दो, यहां V किसका होगा, 1 वाले का होगा। क्यों, क्योंकि ये खुद के फील्ड में तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं, ये बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जानते हैं। कोई भी चार्ज अगर फील्ड बना रहा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई चार्ज खुद के फील्ड की वजह से कभी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो B1 जो ये बनाएगा उसकी वजह से लगेगा। यहां से लिखो इसे लिख सकते हैं Q2, यहां पर लिख सकते हैं V2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर क्या लिखा जाएगा, तो इसकी वजह से वहां पर फील्ड कितना बनेगा। अभी देखो इधर एक्सप्रेशन लिखना सीखा है, ये एक्सप्रेशन लिखना सीखा है, क्या है, जनरलाइज कर लो, चाहे ये वाला लगा के लिख लो, म्यू नॉट क्यू वी बी साइन थीटा बाई आर क्यूब, तो यहां से लिख दो इसे, क्या बनेगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर लिख सकते हैं क्यू कौन सा होगा, तो Q1 वाला क्यू होगा, और डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों के बीच का गैप, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा V1, बोलो सही है, ऐसा बन जाएगा हमारे पास V1। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दो, और किसी के ऊपर तो कोई वेक्टर रहेगा नहीं, या इसको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं, यहां पर क्यूब लगा दो, यहां लिख दो V वेक्टर मतलब V1 वेक्टर क्रॉस R वेक्टर लिख सकते हैं इसे, ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा F21 का, ये रिजल्ट बनेगा। अब इसको सॉल्व कर देना, स्केलर फॉर्म में लिख दो, ठीक लगेगा, या फिर ऐसे लिखा रहने दो, स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं। F21 की जो वैल्यू आएगी जिसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं वो कितना लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, देखते जाना है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर लिख सकते हैं Q1, यहां पर बन जाएगा Q2, देखो यहां Q1 यहां Q2 है, यहां V2 यहां V1, तो यहां लिख देंगे V1 और ये V2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा R स्क्वायर। ये हमारे पास F21 का रिजल्ट आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये हमारे पास रिजल्ट मिल गया, ठीक, ये आएगा रिजल्ट। अब यहां से एक बात देखो, F21 की वैल्यू निकाल लिया ना, यहां पर जो साइन थीटा आएगा उसमें साइन थीटा का क्या हुआ, साइन थीटा को 90 रख दिया, क्यों, क्योंकि V और R के बीच का जो एंगल लिखा गया वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा तो यहां लिखना होगा, तो लिख दो सिंस साइन थीटा या साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको यहां कंसीडर नहीं किया है। तो अगर दो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो उस केस में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे की तरफ लगाता है, मतलब पहला दूसरे पर लगाता है या दूसरा पहले पर लगाता है। अब यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर वाला तो चलेगा ना, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा ये भी उतना फोर्स इस पर लगाएगा, बिल्कुल ठीक ठीक रहेगा अगर इन दोनों की वैल्यू सेम सेम हम रख करके चलते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एफ, कुछ कंडीशन लगा लेते हैं इधर, एफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V बन जाए, ऐसा हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, मान लिया। तो अगर हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि V1 की वैल्यू V2 के बराबर और फाइनली वो V के बराबर है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, यहां से जो F बन जाएगा, Fm जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था इनके बीच में वो कितना था, यहां पर वापस आओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर क्या लिखेंगे, Q1 Q2 V1 V2 मतलब V स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई में बन जाएगा R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 ये कितना लगेगा, तो यहां से देखो Fe इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R का स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज इक्वेशन सेकंड। दोनों को डिवाइड करवा दो, डिवाइड करवाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, Fm बाई Fe इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे म्यू नॉट Q1 Q2 V स्क्वायर डिवाइडेड बाई में बनेगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू, इसको उल्टा करके लिख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में बन जाएगा R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई यहां बनेगा Q1 Q2। सॉल्व कर दो इसे फर्दर, तो क्या मिल जाएगा, यहां से वैल्यू मिलने वाली है Fm
डिवाइडेड बाय में एफ ई इज इक्वल टू, सॉल्व करो, यहां से देखो म्यू नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट, इनको इकट्ठा करके ये लिख दो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बना लेंगे हम सी स्क्वायर इसे, और यहां पर जो कैंसिल हो रहा है देखो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर से पूरा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना रह गया ऊपर, यहां पर वी स्क्वायर बचा रह गया, और कुछ नहीं बचा। अब यहां से देखो हम लोगों ने अभी देखा कि 1 बाई म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की जो रिजल्ट वैल्यू मिली है वो सी स्क्वायर के बराबर मिली है। तो अगर ये वैल्यू हमारे पास यहां पर पुट कर दी जाए तो यहां से बताओ 1 बाई सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो वो मिल जाएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, उल्टा करके लिख दो तो इसे लिख सकते हैं 1 बाई सी स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहां एक रिजल्ट आया है एफ एम बाई एफ ई, यहां से निकल के आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में सी स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास दोनों जो फोर्स लग रहे होंगे उनका रेशियो निकल के आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो लगेंगे इन मूविंग चार्जेस के ऊपर उनका रेशियो निकल के आएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ध्यान रखना है इसे, जब V1 इज इक्वल टू V2 कर दिया गया तब का केस है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहां पर जो फोर्स काम कर रहा था ये डाटा लिखा करेंगे। तो हम लोगों ने यहां अब तक देखा कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो अगर कोई दूसरा चार्ज मूव कर रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R स्क्वायर लिखा जाता है। इसको रिलेट करना भी यहां से सीख लिया, V1 V2 को बराबर कर दिया V के, सॉल्व किया तो देखा Fm बाई Fe की वैल्यू यहां से V स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के निकल के आई है। एक काम करो ना, यहां पर कुछ और कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं? अकॉर्डिंग टू स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया था जब हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे थे, किसी पार्टिकल को सी से ज्यादा वेलोसिटी से नहीं फेंका जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो रिलेटिविस्टिक मास होता है इनफाइनाइट हो जाता है, रेस्ट मास 0 हो जाता है। यहां पर बात करते हैं कि सिंस V जो होगा ऑलवेज लेस देन C बनेगा, हो गया सब ठीक है। तो V की वैल्यू अगर C से कम हो जाएगी तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं Fm इंटू में C स्क्वायर, Fm इंटू में C स्क्वायर इज इक्वल टू में Fe इंटू में बन जाएगा V का स्क्वायर, ऐसा बनेगा ना। या ऐसा नहीं लिखना चाहते तो यहां से यहीं से देख लो, यहीं से देख लो क्या होगा। ये वैल्यू जो लिखी जाएगी वो क्या होगी? 1 से कम होगी। 1 से कम क्यों होगी? V छोटा है C बड़ा है। तो अगर यहां से देखेंगे Fm बाई Fe ये लेस देन क्या है? 1 है, लेस देन 1 है। तो यहां से Fm जो होगा लेस देन हो जाएगा Fe के, Fm की वैल्यू Fe से कम निकल के आएगी। और अगर ऐसा होगा Fm की वैल्यू Fe से कम निकल के आएगी तो इनके बीच में क्या कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा? Fe ज्यादा लगेगा। तो Fe ज्यादा लगेगा इसका क्या मतलब है? यहां पर रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ध्यान रखना जब भी ऐसा कोई केस बनेगा फोर्स कैसा लगेगा अगर पूछा जाए तो वो Fm लेस देन होगा Fe के, इन दैट केस यहां पर रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा। अब इसके आगे हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है बायोट-सैवर्ट लॉ। अभी तक हमने देखा कि अगर कोई चार्ज मूव करता है इन दैट केस उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना काम करेगा जब दूसरा चार्ज आता है, और अगर कोई मूविंग चार्ज होता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है। अलग अलग केस हम लोगों ने डिस्कस किए, दो चार्जेस को मूव करवा के देखा कैसा नेचर आया, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो रिपल्सिव नेचर का था। ठीक है, अब अगला डिस्कशन हमारा बायो-सैवर्ट लॉ। बायोट और सैवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अगर छोटा सा कोई एलिमेंट कंसीडर किया जाए, ये किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है, एक छोटे से पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वैलिड है लॉ, ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा कि अगर हम एक्सपेरिमेंट से इन्होंने निकाला, इन्होंने बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें अगर करंट फ्लो कर रही होती है तो ऑब्वियस है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उस केस में हम यहां से लिख क्या सकते हैं एक्सप्रेशन कि अगर उसका छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाए, जैसे वायर है, इस वायर का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाए, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर स्पेस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, उसके लिए हम बायो-सैवर्ट लॉ यूज करते हैं। देखो क्या है, सपोज हमारे पास यहां पर एक ऐसा कुछ, ये ऐसा कोई वायर दिया गया है, ठीक है, ये कोई वायर दिया गया है, और अगर ये वायर होगा तो इसमें कुछ करंट भी फ्लो कर रही होगी, ऑफ कोर्स करंट फ्लो करेगी। तो मान लेते हैं करंट कितनी है? I। तो अगर इसके अंदर I करंट फ्लो करेगी तो क्या हो सकता है,
इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, ऐसा छोटा सा एलिमेंट लिया जाता है, ये एलिमेंट इस तरफ डिफाइन करते हैं, इस तरफ डिफाइन करते हैं। यहां पर डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, कैसे निकला है उससे बात करके हम सब निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो यहां पर एक वेक्टर डिफाइन किया हमने, एक छोटा सा वेक्टर डिफाइन किया, बेसिकली ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है, सपोज डीएल वेक्टर है ये, ठीक है। इतना एक वेक्टर कंसीडर किया और इस वेक्टर को हम लिख देते हैं डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर लिखा जाएगा। अब डीएल वेक्टर को अलग अलग एनालाइज करते हैं, कैसे? यहां पर मान लेते हैं इसके सेंटर से इधर कोई पॉइंट है, इसके सेंटर से इधर कोई पॉइंट लिया जाता है, सपोज ये कोई पॉइंट है इधर, ये स्पेस में कोई पॉइंट कंसीडर किया हम लोगों ने। अगर ये पॉइंट P है, सपोज पॉइंट P है और इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया गया है, दैट इज R। पोजीशन वेक्टर क्या है? R वेक्टर डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब यहां पर हम कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट लेकर के बायो-सैवर्ट लॉ को डेराइव करेंगे, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने सीखा। कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इन्होंने कहा कि कोई भी इर्रेगुलर शेप हो, कैसा भी शेप हो, करंट फ्लो कर रही होती है, तो उसके छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर कितना लिखा जा सकता है फील्ड, वो एक्सप्रेशन इन्होंने दिया था। इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए यहां पर कुछ और बात करते हैं। मान लेते हैं कि अगर कंडक्टर जो हमारे पास दिया गया है वो कुछ ऐसा है, कंडक्टर जो दिया गया है वो कुछ इस तरह का है, ये कोई कंडक्टर दिया गया है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इससे समझने में इजी हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, दैट इज आई, ठीक है। अगर आई करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट देखें तो वो इधर की तरफ ही चल रहे होंगे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज इधर चलेंगे। तो अगर यहां पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया जाए डीएल, ये छोटा सा पार्ट डीएल है, इसके भी कोई डायरेक्शन हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, डीएल है सिर्फ, तो इसकी वजह से स्पेस में कोई पॉइंट अगर लेते हैं तो उस पर फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है वो देखो। मान लेते हैं यहां से कोई पॉइंट कंसीडर किया गया, ये पॉइंट P है, इस पर हमें फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए। मतलब बेसिकली इसे देख के पढ़ाया जाता है, लेकिन जो हो रहा है उसके अंदर भी तो देखिए क्या हो रहा है। अगर ये इधर चलेगा तो इसकी वेलोसिटी VD लेकर के चलते हैं, तो बताओ इसके अगर हम कुछ टर्म डिफाइन कर देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर दिया जाए, A है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम N है, और इसके अंदर जो चार्जेस चल रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, VD है। तो यहां से एक रिलेशन देखा था हम लोगों ने, I इज इक्वल टू लिखा जाता है NEAVD लिखते हैं, याद होगा, लिखा जाता है, नहीं ये VD। अगर यहां से हम DQ लिख देते हैं तो DQ क्या लिखा जाता है? IDT लिखते हैं ना, तो IDT लिख दो। यहां से देखो ये I लिखा जाएगा, तो I तो लिखा गया ऊपर क्या, NEAVD इंटू में DT। यहां पर VD इंटू DT जो लिखा है ये क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर VD वेलोसिटी से कोई यहां से यहां तक चले, DT टाइम तक चलता है, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। मान लेते वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है हमारे पास DL के बराबर, ठीक है। और अगर DL के बराबर होगा तो यहां से चार्ज क्या निकल के आएगा, तो DQ इज इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं NEA, यहां पर लिखा जाएगा DL। इजी है, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन तो हो गया कि DQ हमारे पास निकल के आया। और अगर एक बार DQ निकल के आया तो हम अब फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्या फार्मूला था? तो B, तो छोटा सा फील्ड भी तो बनेगा, तो DB वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर लिखेंगे चार्ज, तो चार्ज में छोटा सा चार्ज DQ डिवाइडेड बाय में यहां लिखा जाएगा R क्यूब, यहां पर लिखेंगे VD वेक्टर क्रॉस में क्या लिखा जाएगा, R वेक्टर। यही बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। VD यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज को चला रहे हैं, ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नहीं चला रहे हैं, कन्वेंशनल करंट अज्यूम कर रहे हैं, इसके बिहाफ पर बात कर रहे हैं। तो DB वेक्टर इज इक्वल टू यहां लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई बन जाएगा। यहां पर DQ को क्या लिख सकते हैं, NEA, यहां पर DL लिखा जाएगा, और यहां पर लिखेंगे VD, और यहां पर लिख सकते हैं R, तो R कैंसिल हो जाएगा, यहां पर साइन थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व कर दो इसे, अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं आगे तो क्या बनेगा, यहां से सॉल्व कर दो, ये रिजल्ट यहां से बनने वाला है, देखो DB वेक्टर
इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अभी तो ये मैग्नीट्यूड वाइज हो गया है, ये मैग्नीट्यूड वाइज अभी हो गया है, अभी वेक्टर फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल डीबी लिखो। क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई। यहां पर क्या लिख सकते हैं, NEA तो ठीक है, तो यहां लिख दो NEA, यहां पर VD को बाहर निकाल लेते हैं और DL यहां पर साइन थीटा कर देते हैं, और यहां होल डिवाइडेड बाय में क्या है R स्क्वायर कर देंगे। अब इसे देखो और सॉल्व करके लिख दो, क्या लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई। यहां पर जो NEA VD है वो क्या लिखा गया, वो तो I के बराबर लिख दो, तो यहां लिख देंगे I, यहां पर लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में बदल रहे हैं ना, तो अगर पॉजिटिव चार्ज चल रहे होंगे, देखो वेक्टर फॉर्म में बदल रहे हैं, VD क्रॉस R, यहां पर पॉजिटिव चार्ज चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन में ही तो चल रहे होंगे, तो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो DL वेक्टर को अगर डिफाइन किया जाए तो ये ऊपर से नीचे की मतलब नीचे से ऊपर की तरफ डिफाइन करेंगे, जैसे यहां डिफाइन किया है, तो क्या लिखा जाएगा, ये इसे लिख देंगे हम I, यहां पर लिख दो DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, और डिवाइडेड बाय में क्या लगा दो, R का क्यूब लगा दो। हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये किसका रिजल्ट है, बायो-सैवर्ट लॉ का रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर दिया गया होता और उसकी वजह से फील्ड निकालना होता है, तो फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, याद रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय में R क्यूब लिखा जाता है। और अगर इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहां पर जो B निकल के आया है या DB जो निकल के आया है वो क्या लिखा जा सकता है, या DB वेक्टर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां पर लिखा गया है I, यहां लिखा गया है DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय में R क्यूब लिखा जाता है। वो साइन थीटा कॉस थीटा वाला वो फार्मूला याद नहीं रखना है, जब भी कभी हम यूज किया करेंगे ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तो ये फार्मूला याद करेंगे, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया DB का। अब इसको स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो बुक लिखती हैं, तो DB अगर लिखा जाए मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां क्या लिखेंगे, तो I तो ठीक है, इसे लिखेंगे DL, और यहां पर लिख देंगे इनटू में R, इनटू में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, R क्यूब, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो DB क्या निकल के आएगा, DB इज इक्वल टू निकल के आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां पर लिखेंगे हम लोग IDL, और यहां लिखा जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास स्केलर फॉर्म हो जाएगी। तो चाहे फार्मूला निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे इधर वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, दोनों से हमारे पास सेम रिजल्ट्स निकल के आ रहे होंगे। बेसिकली अगर वेक्टर फॉर्म के साथ डील करना आता तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती, ठीक है। बाकी अभी देखेंगे डायरेक्शन के साथ कुछ। तो ये हो गया DB की वैल्यू कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई आई DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय में R क्यूब होता है। यहां पर फार्मूला हमने डायरेक्ट नहीं बताया है आप लोगों की, डायरेक्ट फार्मूला ही याद रख लो। ये निकला कैसे है, ठीक है, कैसे डेराइव किया गया, उस तरह से हम लोगों ने समझा। तो कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसका छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाए, तो वो छोटा सा एलिमेंट स्पेस में किसी पॉइंट के ऊपर कितना फील्ड बनाता है, उसका एक्सप्रेशन हम बायो-सैवर्ट लॉ से लिख सकते हैं, ये बनेगा, ठीक है। लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे आया वो बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। यहां पर ये जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ा करके इसके बारे में और बात करते हैं। यहां पर इसके बाद यहां पर हमारा डिस्कशन है कि जो ये एक्सप्रेशन लिखा गया, इस एक्सप्रेशन में कौन सी चीज क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग केस के लिए फार्मूला डिराइव करना है, तो इसका पूरा डिस्कशन हमें आना चाहिए। तो सुनते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट यहां पर है, या फिर ऐसे लिख देते हैं पॉइंट वाइज, एक टर्म होता है दैट इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है, देखो करंट एलिमेंट इसे कहते क्यों है, तो करंट एलिमेंट क्या होता है, एक किसी भी कंडक्टिंग और जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है उसका एक छोटा सा पार्ट जो जिसकी लेंथ छोटी सी हो और उसकी डायरेक्शन में वो वेक्टर लिया जाता है। यहां पर करंट एलिमेंट को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं इस टर्म में, I इनटू में जो DL होता है,
इसी को हम डिफाइन करते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट होता है। याद रखना जो डीएल वेक्टर लिखा जाता है वो क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में ये वैल्यू कंसीडर की जाती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि ये थीटा आया, तो थीटा कौन सा है, तो थीटा यहां से देखो, ये थीटा, यहां पर जो डीएल दिया गया है और ये जो आर दिया गया है, इनके बीच का एंगल है ये थीटा। तो यहां लिखना चाहो लिख दो, जो थीटा होता है ये है एंगल डी थीटा लिख गया है, थीटा लिखो, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन स्पेस के अंदर कोई पॉइंट दिया गया होगा, उसका पोजीशन वेक्टर है। जिस पर हमें फील्ड चाहिए ना, उसका ये पोजीशन वेक्टर दिया जाता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो बेसिकली अगर हम इसको समराइज करें अब कि बायो-सावर्ट लॉ क्या है, तो अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करें हम, ये छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं, इसमें डीएल वेक्टर इधर डिफाइन करते हैं और यहां इसके सेंटर से एक पॉइंट यहां पी कंसीडर किया जाता है और ये एंगल थीटा बन रहा है और यहां पर डीएल ऊपर की तरफ डिफाइन किया गया है। तो इस ये आर है, तो यहां पर जो छोटा सा एक्सप्रेशन डीबी लिखा जाएगा उसे हम लिखा करेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां लिखेंगे आई डीएल, यहां लिखा जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय में आर क्यूब, आर स्क्वायर लिखते हैं, ये बन जाएगा। तो जब भी कभी हमें फार्मूला निकालना होगा बायो-सावर्ट लॉ का ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज किया करेंगे। ठीक है, याद रहना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए बायो-सावर्ट लॉ से रिलेटेड कि कौन सी चीज क्या होती है, प्रॉपर लगाना आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन होता है स्केलर फॉर्म का, ये वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन होता है। वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन भी मिल जाती है, स्केलर फॉर्म में केवल हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन कहां से लिखी जाएगी। तो डायरेक्शन देखो, इन सब की कोई डायरेक्शन तो होनी से रही, ये जो क्रॉस लिखा है यही डिसाइड करेगा डायरेक्शन। तो क्रॉस के लिए तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज ही करते हैं, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को करो और कर्ल करो, आर की तरफ जाए तो थंब जिधर जाएगा वो बी की डायरेक्शन हो जाएगी। देखना चाहो देख लो कैसे। डीएल आएगा हमारा ऊपर की तरफ, तो डीएल रख दो ऊपर की तरफ, आर आएगा राइट साइड में, आर आएगा राइट साइड में, थंब जाएगा अंदर की तरफ। इसका मतलब इस पी पॉइंट पर जो फील्ड बनने वाला है, इस पी पॉइंट पर जो फील्ड बनने वाला वो कहां होगा, अंदर की तरफ निकल के आएगा। ठीक है, जस्ट आइडिया रखो। अभी देखते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे लिखी जा सकती है। यहां से देखो डायरेक्शन के लिए अलग अलग फिगर बनाए गए हैं। तो पहला हमारा डिस्कशन है कि अगर कोई करंट कैरिंग, देखो जैसे जैसे हम लोग डेरिवेशन करते जाएंगे उसमें डायरेक्शन निकालना सीखते जाएंगे, लेकिन अगर वो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तो उसकी वजह से फील्ड कैसे बनता है और उस फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है। तो इसके लिए यूज करते हैं बेसिकली हम राइट हैंड थंब रूल। कई सारे रूल हैं, अभी सब बताएंगे, जो याद रखना चाहो याद रख लो। बेसिकली ये रूल सबसे बढ़िया रूल होता है। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज क्लैप्स्ड in the right hand so that the thumb indicates the current direction of current direction, then the direction of magnetic field is represented by the fingertips rounding the wire। कि अगर ये कोई कंडक्टर दिया गया है, ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, ऐसे कोई करंट फ्लो कर रही है, तो अगर इसको अपने हाथों में हम पकड़े, ऐसा देखो, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, इधर जो टिप है इसकी उस डायरेक्शन में करंट ऊपर की तरफ बह रही है। तो अगर हम अपने राइट हैंड में इसको पकड़े और अपने फिंगर्स को कर्ल करें और थंब कहां रहना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रहना चाहिए। तो जो फिंगर कर्ल करती है ना, फिंगर की डायरेक्शन ही हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। यहां पर देखना चाहो और क्लियरली देख लो, करंट यहां नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यहां पर देख लो करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या करो, इसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ो राइट हैंड में और कर्ल करो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इधर फिंगर अंदर जा रहे हैं, इधर से फिंगर बाहर आ रही हैं। इसका मतलब अगर यहां कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए P तो इस पर फील्ड बनेगा अंदर की तरफ, और अगर यहां कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए P' तो यहां पर फील्ड कहां बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, यही बेसिक आइडिया है।
यहां पर क्या होगा, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाओ, यहां पर हम इस तरह से अभी से पकड़ेंगे ऐसे, क्योंकि थंब कहां होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। तो अगर हम फिंगर्स को कर्ल करते तो फिंगर राइट साइड से देखो बाहर आ रही, लेफ्ट साइड में अंदर जा रही, बाहर आ रही अंदर जा रही। इसका मतलब इधर कोई पॉइंट है P, तो यहां पर फील्ड बनेगा बाहर की तरफ, यहां पर कोई पॉइंट है P डैश, तो यहां पर फील्ड बनेगा अंदर की तरफ। ये बेसिक रफली आइडिया होना चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं। बाकी निकालने का तरीका है DL क्रॉस R से निकाल लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्कशन यहां हमारा एक डेरिवेशन है आज का, कि अगर कोई करंट का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का हो या इनफाइनाइट लेंथ का हो, सेमी इनफाइनाइट का हो, कैसा भी हो, उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। तो फिगर एक बनाते हैं। देखो फिगर में यहां पर कुछ चीजों को अज्यूम करो। इसमें करंट जो फ्लो कर रही है, मान लेते हैं वो करंट कितनी है, I है। ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, ध्यान रखना इस बात का। और यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये डिस्टेंस है L, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ये L है। यहां से इस रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन है हमारे पास, इस रेफरेंस लाइन से L डिस्टेंस पर एक DL एलिमेंट ले लो। ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया DL। DL बहुत छोटा होगा, देखने के लिए बोर्ड पर बना दिया है, काफी बड़ा है, ये DL लिख दिया गया। अब यहां पर ये मान लेते हैं X एंड है और ये Y एंड है। तो एक वायर है XY जिसमें I करंट फ्लो कर रही है डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पर रेफरेंस लाइन से यहां पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट P होगा। ठीक है, ये पॉइंट P, इस पॉइंट P से इसकी जो डिस्टेंस लिखी जाती है, जब भी कभी ये डिस्टेंस लिखी जाती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी जाती, और सपोज ये डिस्टेंस है R, सपोज मान लिया डिस्टेंस R है। यहां पर एक एंड एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एंगल φ1, ये एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है φ1, और इधर जो कंप्लीट एंगल बन रहा है वो बन रहा है φ2। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन से ऊपर पॉजिटिव मतलब एंगल रहेगा, इधर नेगेटिव एंगल रहेगा, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लिखेंगे। यहां से जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा, तो बनाओ। मान लेते हैं थीटा एंगल पर हम लोग चले गए और डी थीटा विड्थ का कोई एक छोटा सा DL एलिमेंट लिया, ऐसा बना दिया। अब क्या करना है हमें, अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से तो P पर फील्ड लिखा जा सकता है ना, बायो-सैवर्ट लॉ केवल और केवल एलिमेंट के लिए वैलिड है। तो एलिमेंट की वजह से फील्ड लिखेंगे, और अगर हमें कोई कंप्लीट फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर यहां से dB को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से कंप्लीट B की वैल्यू निकल के आएगी, तो वही यहां करना है। एक्सप्रेशन लिखो, क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन, यहां से देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट DL, स्मॉल एलिमेंट DL, स्मॉल एलिमेंट DL की वजह से P पॉइंट पर फील्ड कितना बनेगा वो बताओ। तो P पॉइंट पर फील्ड लिखवाओ, और क्या फिर क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां लिखा जाता है I, यहां लिखते हैं हम DL, यहां लिखा जाता है साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब सेंटर से डिस्टेंस बेसिकली चाहिए होती है। तो सेंटर से अगर ये छोटा सा एलिमेंट होगा, बहुत छोटा सा एलिमेंट होगा, बहुत छोटा सा, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस यहां की मेजर करो, चाहे यहां से करो चाहे बीच से करो, हर जगह की डिस्टेंस सेम आने वाली है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अगर हम इसे लिख देते हैं x, तो इधर वाला x इधर वाला x सब x हो जाएंगे, ये भी x हो जाएगा, और इससे बीच वाली जो डिस्टेंस बनेगी वो भी x लिखी जाएगी, क्योंकि DL बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब इनफाइनाइट, स्मॉल है, बहुत ज्यादा छोटा, तो छोटा होगा तो दोनों डिस्टेंस बराबर आएंगी। यहां से क्या लिख देते हैं, x का स्क्वायर लिख देते हैं, सही रहेगा, बिल्कुल सही। थीटा क्या होगा, तो थीटा के लिए देखो बेसिक ज्योमेट्री समझते हैं। ये थीटा है, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो इधर ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा यही तो एंगल होगा, तो ये एंगल देखो क्या बन रहा, 90 डिग्री प्लस थीटा बनेगा एंगल। समझ में आया हो तो ये थीटा है, ये 90, तो 90 माइनस थीटा बन जाएगा, पूरा एंगल है ना, ट्राइंगल बनेगा पूरा, तो इसके ऊपर वाला एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा जुड़ेंगे तो 180 आएगा ना, तो 180 बनेगा वहां। यहां तो लिख दो, फिर क्या लिख सकते हैं, 90
प्लस थीटा लिखा जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो यहां से निकल के आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां से लिखेंगे 4 पाई, आई ठीक लिखा है, dl भी ठीक लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा लिखा जाता है, और डिवाइडेड बाय में x का स्क्वायर, यहां l और r के साथ रिलेट कर लो तो यहां से देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है l स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा। पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, लगा दिया, लिख लिया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो यहां लिख दो, इसका स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर निकल के आएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बन जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे करके ही छोड़ दो, ठीक है। अब यहां से देखो वेरिएबल कौन कौन, थीटा भी वेरिएबल, डीएल भी वेरिएबल। अब दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इसे बदल लो। तो क्या लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो वहां राइट एंगल ट्रायंगल, इनको नाम देना चाहो दे दो नाम। यहां पर ये पॉइंट O दिया गया है, यहां पर ये A है मान लेते हैं, और वो P है, OAP में, ठीक है। यहां से क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालो। tan थीटा क्या निकालेंगे, तो ये आ जाएगा L बाई आर, इंप्लाइज दैट लगा के यहां से L की वैल्यू बता दो तो R tan थीटा बन जाएगी। इसको पार्शियली, ये देखो L तो निकल आया, L रख लेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो तो यहां से dl निकल आया, थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो तो dl की वैल्यू निकल के आएगी r सेक स्क्वायर थीटा इनटू में d थीटा बन जाएगा। ये वैल्यू रिप्लेस कर दो इक्वेशन फर्स्ट में और सॉल्व कर दो इसे, तो यहां से बन जाएगा dv वेक्टर इज इक्वल टू, या dv स्केलर लिख रहे हैं ना तो dv लिखो, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में लिखेंगे 4 पाई, यहां पर लिखा जाएगा आई dl, dl क्या निकल के आया है, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यहां पर लिखा गया है cos थीटा, और होल डिवाइडेड बाई में क्या लिखा गया है, यहां लिखा गया है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो लिख दो l स्क्वायर की वैल्यू रख दो ना, क्या है l दिया गया r tan थीटा, तो r tan थीटा, तो ये हो गया l स्क्वायर प्लस में क्या लिखा गया है r स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज करके सॉल्व कर दो, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई बन जाएगा, एक r से देखो एक r कैंसिल, क्योंकि यहां से r स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो इसे लिख देते हैं i बाई r को अलग कर दो सीधे सीधे, यहां पर बन जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय, बाकी कुछ तो बचा नहीं बचा, यहां पर बन जाएगा देखो r स्क्वायर r चला गया बाहर, यहां बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो भी बोलना चाहो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहां से, तो db बन जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, ये बन जाएगा i डिवाइडेड बाय में r, यहां पर बन जाएगा cos थीटा d थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा, एलिमेंट जो छोटा सा लिया गया है ना dl, उसकी वजह से कितना फील्ड बनेगा, ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर लेना है। तो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो इंटीग्रेट करना अब इजी है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा की लिमिट चाहिए। तो सुनो इधर, अगर ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, तो हमें इंटीग्रेशन यहां से लगा करके यहां तक ले जाना होगा। तो रेफरेंस लाइन से नीचे तो ये हो गया -φ1, और कहां तक ले जाना, φ2, तो -φ1 से +φ2, -φ1 से +φ2 तक इंटीग्रेट कर दो इसे। तो -φ1 से +φ1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां लिखो dv, इधर इंटीग्रेट लगा देते हैं और यहां लगा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन 4 पाई, जिनको बाहर निकालना निकाल लो, i बाई r, तो ये सब कांस्टेंट है, यहां इंटीग्रेशन लगेगा cos थीटा d थीटा, यहां 0 से लगा करके b तक कर देंगे, और यहां पर -φ1 से लगा करके φ2 तक का होगा, ठीक। यहां तो बन जाएगा b, एक साइड तो बन जाएगा b, ये बनेगा b, तो b इज इक्वल टू बन जाएगा यहां से म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां से लिख सकते हैं i डिवाइडेड बाई में r, बनेगा ऐसा। और अगर ये ऐसा बनेगा, इसको थोड़ा ठीक से लिखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई i डिवाइडेड बाई में r इनटू में,
यहां पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब कॉस थीटा है तो कॉस का होगा साइन, तो यहां लिख देते हैं साइन थीटा। लिमिट कहां से कहां तक है, तो -φ1 से φ2 तक की लिमिट है, रख दो लिमिट। तो b इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, ये बनेगा i डिवाइडेड बाय में r, यहां पर लिखेंगे अपर लिमिट तो साइन φ2 बन जाएगा, माइनस साइन φ1 बनेगा तो ये φ1 बन जाएगा। देखो ऐसा ही तो बनेगा, वहां से साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर भेज देगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां से जो एक्सप्रेशन बनेगा इस बार b का, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई i डिवाइडेड बाय में r निकल के आएगा। यहां क्या लिख सकते हैं, देखो वो प्लस हो जाएगा तो अब ऐसा लिख दो, ठीक ठीक, साइन φ2 प्लस साइन φ1 या साइन φ1 प्लस साइन φ2, जो जैसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों एक्सप्रेशन सही आएंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है फाइनाइट लेंथ का, तो उसके लिए हम फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट भी हैं तो भी ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी जे एस्पिरेंट है तो बिल्कुल आएगा ही। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन से फार्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आया होगा लिमिट कैसे कैसे बदली गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि लिमिट को पहली बार लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने लिमिट लगाना सीखा था, कैसे लिमिट लगाते हैं, पूरा प्रॉपर डेरिवेशन किया था जैसे यहां कर रहे हैं। इसके आगे यहां पर समझते हैं। ये तो फार्मूला निकल के आया, ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखना चाहो तो लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड नियर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। फाइनाइट लेंथ होगी, ऑफ कोर्स फाइनाइट लेंथ होगी तभी φ1 और φ2 आएंगे। ये एक्सप्रेशन बन गया। अलग स्पेशल केस कुछ यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो यहां हेडिंग लिखो स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, देखो स्पेशल केस क्या है। पहला केस, यहां से जो फार्मूले निकल के आने वाले हैं वो सारे याद होने चाहिए। पहला केस है फॉर वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर वेरी लॉन्ग की बात की जाएगी तो वेरी लॉन्ग का ये मतलब हुआ, यहां पर वापस आओ, इस कंडक्टर के पास चलो। वेरी लॉन्ग का मतलब यहां से खड़े होके देखो, इस P पॉइंट से अगर हम इसे देखने लगे तो ये बहुत दूर दिखाई दे हमें। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये φ2 बन रहा है, तो ये वाला एंड अगर बहुत दूर होगा तभी तो ये बहुत ज्यादा इसकी लेंथ होगी। तो उस केस में क्या होगा, ये φ2 बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा लंबा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, उस केस में φ2 की वैल्यू 90 बनेगी। तो क्या इधर नहीं बढ़ेगा, ये इधर भी बढ़ेगा 90 की तरफ। तो φ1 और φ2 की वैल्यू अगर 90 हो जाती है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं कि जो φ1 होगा और φ2 होगा दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये लगभग बराबर हो जाएंगे किसके, 90 डिग्री के। और अगर लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, यहां से फार्मूला बनेगा B इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई I डिवाइडेड बाई में R बना है, साइन θ1 प्लस साइन θ2 था ना, या साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से बन जाएगा साइन φ1 का मतलब साइन 90, और प्लस दूसरे वाले में भी क्या लिखेंगे, साइन 90 लिख देंगे, ये 90 बन जाएगा। साइन 90 112 बन जाएगा। तो यहां से जो B निकल के आएगा इज इक्वल टू वो क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 2 से 2 को काट दो तो यहां पर 2 पाई बन जाएगा, यहां पर I डिवाइडेड बाई में R लिखा जाएगा। तो ये है कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता है
उसके अगर कोई पास में कोई पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर लिखा जाता है, या 2 पाई मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जैसे बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है फॉर इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम इसे यूज करना होगा तो इस तरह से यूज किया करेंगे। दूसरा केस देखो, दूसरा केस ये होता है अगर ये इनफाइनाइट ना हो करके सेमी इनफाइनाइट हो जाए, मतलब एक एंड का तो पता है दूसरे का पता नहीं, एक एंड का पता है, यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर की अगर हम बात करें तो सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में क्या होगा, ये वाला ऐसा कुछ है सिस्टम, देखो ये ऐसा बना हुआ है, यहां पर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ऐसा मान लो यहां से इधर कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट, ये पॉइंट P है, यहां से डिस्टेंस R है, इसमें करंट वैसे ही फ्लो कर रही जैसे पहले थी I है। ठीक है, और इधर ये खूब ज्यादा डिस्टेंस तक चला गया है। तो अगर ऐसा केस बनता है तो इसे कहते हैं सेमी इनफाइनाइट। और सेमी इनफाइनाइट के लिए जब फार्मूला लिखेंगे तो देखो दूसरा वाला एंगल तो अभी भी 90, इसका मतलब जो φ2 हमारे पास था वो तो अभी भी 90 है, लेकिन φ1 देखो यहां 0 हो गया। क्यों? φ1 क्या था, इस रेफरेंस लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा, इस रेफरेंस लाइन के नीचे कोई एंगल ही नहीं बन रहा, 0 बन रहा है, तो यहां से φ1 की वैल्यू क्या लिखी गई, 0 डिग्री। अगर ये वैल्यू पुट की जाए अपने ओरिजिनल फार्मूले में तो b क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई i डिवाइडेड बाई में r परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा रहती, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर बन जाएगा साइन φ2 हो गया साइन 90, और यहां पर हो जाएगा साइन φ1 तो 0 बन जाएगा। साइन 0 होता, साइन 90 1 होता, इसका मतलब जो ब्रैकेट से पहले लिखा वही हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखो यहां से बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां क्या लिख सकते हैं i डिवाइडेड बाई में r बन जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे अलग अलग केस में। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये हमारे पास b का रिजल्ट निकल के आया। तो b का वहां रिजल्ट देखो, b का यहां रिजल्ट देखो, या b का यहां रिजल्ट देखो फाइनाइट के केस में, सब में देखो b r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम उस कंडक्टर से दूर चले जाएंगे उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। वहां पर r स्क्वायर के साथ में बदलता था पॉइंट चार्ज की वजह से, kq बाई r स्क्वायर याद होगा, तो यहां पर ये इनवर्स रेशियो में बदलता है, लीनियरली नहीं बदलता। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट्स देखना चाहो देख लो, यहां पर ग्राफ बनाना चाहो तो बना लो, बना देते हैं ग्राफ भी, हर एक चीज को पढ़ लिया तो ग्राफ भी बना लो। ये है और इसका ये इधर, इधर मोड़ दो इसे, ये हमारे पास ग्राफ आएगा। इसका कैसा ग्राफ होगा, तो हम लोगों ने देख लिया हर एक केस में जो b निकल के आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। और यहां पर अगर हम b वर्सेस r ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ निकल के आने वाला है कुछ इस तरह का, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा ना हो करके ऐसा ग्राफ होगा, ये ग्राफ निकल के आएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर ये जो किनारे वाली लाइन है इसमें क्या है, यहां पर जो r है वो टेंडिंग टू 0 बढ़ रहा है, तो r अगर टेंडिंग टू 0 बढ़ेगा तो b टेंडिंग टू कहां होगा, इन्फिनिटी। और यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी बढ़ रहा है तो b क्या होगा, 0 की तरफ बढ़ रहा होगा। ये अलग अलग पॉइंट का केस है। ठीक है, तो ये b का एक्सप्रेशन निकल आया। अलग अलग केस में कैसे लिखा जा सकता है, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं यहां पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर प्लेस किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में तो उनके ऊपर फोर्स कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहां से देखो, दोनों में करंट फ्लो कर रही है। सपोज इस वाले में करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में I1, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है, I2। सब अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है। इसमें करंट कहां, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें करंट कहां, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ से देखा ये इनके जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हैं ये लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग, बेसिकली ये वेरी लॉन्ग है।
और वेरी लॉन्ग बोलने का मतलब ये है कि जो अभी फार्मूला हम लोगों ने निकाला ना इनफाइनाइट के लिए, वो यहां वैलिड है। तो अगर वो वैलिड रहेगा तो बताओ, यहां से देखो, अगर हम इसकी वजह से यहां पर फील्ड लिखें और यहां से यहां का डिस्टेंस जो दिया गया है वो स्मॉल r है, तो बताओ यहां पर जो फील्ड लिखा जाएगा वो कैसा होगा। यहां पर फील्ड जो बनने वाला है वो क्रॉस बनेगा, मतलब अंदर की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, क्रॉस करवाओ, यहां करंट क्रॉस कराओ तो फिंगर्स कर्ल करती अंदर की तरफ, यहां बनेगा। इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई किसने बनाया है, ये इस 1 ने बनाया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r लिखा जाएगा। ठीक है, ये b हो गया। अब बात करते हैं इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F21, वो लिखा जाएगा आई कौन, I2, आई बी क्या है, तो बी लिखा जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं 2 पाई r लिखा जाएगा, बनेगा 2 पाई r बनेगा। और यहां पर लिख दिया गया तो आई बी और एल, तो छोटा सा मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, कुछ अज्यूम कर लो, ये मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो यहां पर लिख देंगे आई बी एल। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा लिखवाओ, क्या बनेगा, साइन थीटा का मतलब ये होता है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। डीएल कहां ऊपर की तरफ, बी कहां अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री बन के आएगा। अब यहां पर पूरा फार्मूला तो डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें यही कर ली है। कुछ पॉइंट्स देख लो पहले कि अब दोनों में करंट ऊपर की साइड में जा रही है, तो अगर दोनों में करंट ऊपर की साइड में जाएगी तो अभी हम लोगों ने देखा डीएल बनेगा ऊपर की साइड में, बी बनेगा अंदर की साइड में। डीएल क्रॉस बी से फोर्स निकालते थे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो फोर्स लग रहा वो इधर की तरफ लग रहा और इस पर फोर्स लग रहा वो इधर की तरफ लग रहा। यहां पर फोर्स लग रहा है 1-2 है, ये फोर्स 2-1 है। ठीक है, कैसा फोर्स है, तो ये फोर्स है अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन का। तो यहां पर हिंट लिखना चाहो तो लिख दो, आई डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, एफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। करंट की डायरेक्शन अगर सेम होती तो उस केस में क्या होगा, फोर्स का जो नेचर होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव। फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होने वाला है। और अगर इसका अपोजिट हो कि दोनों में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन बदल दी जाए, एक में करंट जा रही नीचे से ऊपर की तरफ, ये है I1, एक में करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही I2, अभी भी यार ये डिस्टेंस पर ही रखे गए हैं, तो यहां से देख के बताओ इन पर फोर्स कैसा लगेगा। तो सबसे पहले देखो डीएल, इसकी वजह से जो यहां फील्ड बनेगा वो तो अभी भी कहां होगा, अंदर की तरफ रहेगा। डीएल कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो डीएल क्रॉस बी, एक मिनट, डीएल अब की बार नीचे की तरफ होगा, करंट ऊपर से नीचे आ रही, तो डीएल है नीचे की तरफ। ठीक है, बी कहां है, अंदर की तरफ, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल ऐसा है, क्रॉस बी कराओ, लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब हमारी साइड में आएगा, आप लोगों के राइट साइड में होगा। इसका मतलब इस पर फोर्स इधर लगेगा, F21 इधर लगेगा, तो इस वाले के ऊपर फोर्स लगेगा F12, दोनों के ऊपर फोर्सेस लगेंगे। और वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, तो यहां पर लिखना चाहो कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अपोजिट होती है तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन की जगह पर अब क्या होगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट याद रखना कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर रखे जाते हैं, करंट की वैल्यू सेम रहती है, सेम डायरेक्शन में रहती है, तो उस केस में उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम नहीं रहेगी तो उस केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। बेसिकली यहां का ये मतलब था। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा यहां पर जनरलाइज करते हैं, यहां नए पेज पर आओ, कि यहां पर हम लोगों ने देखा अभी कि इसमें करंट फ्लो कर रही थी, वो थी I1, ये I1 करंट फ्लो कर रही थी, और इसमें करंट फ्लो कर रही थी I2 ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां पर इसकी लेंथ हम लोगों ने अज्यूम किया वो क्या थी, L है, और इस लेफ्ट वाले की वजह से राइट की जगह पर जो फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, और ये फील्ड कितना बनेगा, तो देख लिया B इज इक्वल टू लिखा जाता है म्यू नॉट I, तो I किसने बनाया, 1 ने बनाया है, और यहां पर लिखा जाएगा 2 पाई r मतलब r, तो ये 2 पाई r बन गया, यहां से यहां के बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा, फोर्स इज इक्वल टू होता है I, तो I हो गया, B लिखा जाएगा, तो B भी तो देखो अभी लिखा था, ये डायरेक्ट लिखो यहां पर 2 पाई r, तो IBL, L क्या है, लेंथ L है, और यहां पर क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब साइन 90 बनेगा, क्योंकि DL देखो ऊपर है, B अंदर की तरफ, 90 का एंगल आएगा। तो यहां से F बाई L क्या निकल के आएगा बताओ, तो इसे लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
यहां क्या लिख सकते हैं, I1 I2 डिवाइडेड बाय में R लिखा जाएगा। एक बार चेक करो और बताओ क्या यही सही आएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, चेक कर लिया होगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। तो अगर कोई दो करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल प्लेस किए जाते हैं एक दूसरे के सामने, तो उस केस में जो F बाई एल होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R लिखा जाएगा। यहां पर ये जो फोर्स है वो पर यूनिट लेंथ है ना, तो यहां पर फोर्स जो लिखा गया है, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ लिखा जाएगा। तो फोर्स ये पर यूनिट लेंथ लिखा गया है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं। फोर्स का एक्सप्रेशन तो निकाल लिया, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना चाहते तो डीएल लेकर के लिख सकते थे, सपोज हमने एल ले लिया तो एल के केस में ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि इसको हम जनरलाइज करते हैं। बोर्ड के अगर एस्पिरेंट है आप तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर भी पता होनी चाहिए, तो उसके लिए यहां पर एक थ्योरी लिखी गई। थ्योरी बाद में समझते हैं, पहले जो अभी एक्सप्रेशन लिखा उसकी कंडीशन को जनरलाइज करते हैं। क्या निकल के आया है, F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां लिखा गया है I1 इंटू में I2 डिवाइडेड बाई में R लिखा गया है। F कंडीशन लगाओ इसके ऊपर, if I1 is equal to I2 is equal to 1 एम्पियर, ठीक है, R is equal to 1 मीटर, ठीक है, सही है। तो अब यहां से अगर हम लिख देते हैं और L is equal to 1 मीटर है, L is equal to 1 मीटर है, तो इस केस में क्या यहां से लिखा जा सकता है, यहां से लिखेंगे F is equal to L तो 1 हो गया, यहां बचेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 2 पाई निकल के आएगा, और यहां I1 I2 ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई में 1 बनेगा, तो F बेसिकली निकल के आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 2 पाई। और म्यू नॉट की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा था बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ने से पहले, ये लिखी जाती है, और डिवाइडेड बाई में 2 पाई लिखा जाएगा, तो यहां से बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन। तो लिखना चाहो तो यहां पर दोबारा से लिख लो इस एक्सप्रेशन को कि जो F निकल के आएगा वो बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन बन जाएगा। ये हमारे पास फोर्स निकल के आएगा इन दोनों के बीच में जब हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहां से जब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, R 1 मीटर और लेंथ 1 मीटर रखी जाती है, तो फोर्स जो लगता है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 मतलब 7 लगता है न्यूटन। यही से डिफिनेशन लिखी जाती है 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर डिफिनेशन वो करंट होती है जो पैरेलल कंडक्टर्स में फ्लो होने पर 1 मीटर जो डिस्टेंस पर रहते हैं वैक्यूम में या फिर फ्री एयर की बात कर रहे हैं, तो वही लिखा गया 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट करंट। ये कांस्टेंट करंट होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, which is maintained in two straight parallel conductors of infinite length at a distance 1 meter। 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर अगर रखे जाते हैं, प्लेस्ड इन वैक्यूम ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होना चाहिए, बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए, would produce between these conductors a force of equal to 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। इतना फोर्स अप्लाई करते हैं, ये होती है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कैसे निकल के आती, फोर्स कैसे काम करता, आई थिंक ये सारी चीज पता चली होगी। तो अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट है तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर याद रखेंगे, बोर्ड में एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, निकल के कहां से आता है तो उसका डेरिवेशन यहां पर कर लिया गया। कैसे काम करता है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन होगा। यहां पर हम लोगों ने देखा, इसके बाद यहां पर देख लिया अलग अलग केस में जो बी लिखा जाता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वो क्या होता है, ये फाइनाइट लेंथ का डेरिवेशन था, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी फॉर स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। यहां पर बायो-सैवर्ट लॉ को डेराइव किया हम लोगों ने। यहां पर देखा कि अगर दो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल, तो उसके लिए यहां पर Fm बाई Fe इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई C स्क्वायर लिखा जाता है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर अलग अलग केस में जब चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है, अगर कोई चार्ज मूव करता तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उस केस में अलग अलग पॉइंट पर फोर्स जो वैल्यू लिखी जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे लिखी जाती है, और दो पैरेलल कंडक्टर्स अगर प्लेस किए जाते तो उनके पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उनका एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने डेराइव किया। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर भी देखा। अगली क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे इसी बायो-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में कि सर्कुलर कॉइल होती तो उसकी वजह से फील्ड कैसे बनता है, सेंटर पर देखेंगे, उसके एक्सियल पॉइंट पर देखा करेंगे फील्ड कैसे बनेगा। अगर कोई सीट होती है जो करंट कैरी करती है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाता है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें।